एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है एजुकेशन एकलव्य में। हमारे चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी का पहला यूनिट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल बुक है आपका, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी पहली यूनिट है। टोटल पाँच वीडियो में 3 यूनिट कवर हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होता ये। मैंने क्वेश्चन पेपर डाल रखा है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। पहली यूनिट है भारत का संविधान एक परिचय, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो देखते हैं, भारत का क्या संविधान है, क्या परिचय रहा है। इसमें यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे इसमें, इस यूनिट में। आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। भारत का संविधान, ठीक, एक बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत संविधान जो भारत का संविधान संविधान सभा में बनाया गया, यानी असेंबली में बनाया गया है। संविधान असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भारतीय संविधान को बनाया गया, ठीक है। इसमें लिखा गया, इसमें लगभग 385 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। अब बैठक जब होती है तो मुस्लिम लीग जो होता है वो बहिष्कार कर देता है इस बैठक का। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान की मांग कर देता है। इसकी वजह से असेंबली में क्या होता है, यानी जो संविधान सभा उसकी केवल 221 सदस्य ही बचते हैं 385 में से, ठीक है ना। उन्होंने ही हिस्सा लिया था इसमें, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जो सच्चिदानंद थे, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और वहीं संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति हमारी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, ठीक है। और उसके बाद जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, ठीक। भारतीय संविधान अब 2 साल 11 माह 18 दिनों में बनके तैयार हुआ। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें? 11 बैठकें हुई। कितने दिनों तक? 166 दिनों तक की बैठकें चली, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। अवलोकन का मतलब होता है अध्ययन किया, पढ़ा, देखा, समझा, उसके बाद उसको अपनाया, ठीक है। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था, ठीक। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना है, ठीक है। जैसे 1949 में के हिसाब से अनुसार से एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद यानी 22 भागों में विभक्त है, बांटा गया है, और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 2019 में कुछ चेंजेस आए भारतीय संविधान की प्रस्तावना उस संविधान में। अब 2019 के रूल के हिसाब से एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद हो गए हैं, जो 25 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। और 8 से 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक। इंट्रोडक्शन हो गया है। अब भारत संविधान की प्रस्तावना देख लो आप। अगर पूछता है भारतीय संविधान का, ये क्वेश्चन ही बनता है, कई बार एग्जामिनर पूछता है भारत संविधान का एक परिचय दीजिए, तो आप ऐसे ही परिचय देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण अखंडता बनाएंगे। आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा ना, संप्रभुता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, भारत को एक समाज राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है। ऐसा एक प्रस्तावना होता है। हम भारत के लोग, इसमें जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धार्मिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिसंबर 26 जनवरी 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये संविधान, ये क्या बोलते हैं, ये प्रस्तावना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। जो 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ 1976 में, इसमें
1976 में द्वारा संशोधित किया इसे। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये शब्द 1976 में जोड़े गए। ठीक है, अब प्रस्तावना में क्या क्या आता है। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, मतलब दूसरे देश पे तो ना तो नहीं तो निर्भर है, और ना ही किसी देश का डोमीन है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए संप्रभु या स्वतंत्र है। ठीक है, अब समाजवादी शब्द का इस प्रस्तावना में, ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आगे के चैप्टर हैं इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में इन्हें ही 3-4 को देके पूछ लेता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समाजवाद ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन से भी पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। इसमें सरकार का क्या उद्देश्य होता था कि जो अधिक से अधिक जो जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य को ही लोकगीत के कार्य को करना चाहिए। मतलब लोकगीत मतलब लोगों के जो कार्य हैं उनको करने के लिए प्रेरित किए। जो समाजवाद है समाज के विकास के लिए काम करने के लिए। ठीक है, भारतीय जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें राजशाहित समाजवाद भी कहा जा सकता है, यानी धर्मनिरपेक्षता। ठीक, धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धार्मिकता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, मतलब धर्म के सभी विद्यमान हैं। संविधान किसी भी विशेष धर्म को भारत के धर्म के साथ तौर पर मान्यता नहीं देता। क्यों? क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है, किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है। लोग अपने अपने धर्म को अकेले माने, राज्य इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, इसमें मतलब कहने का मतलब है जो संविधान है वो किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पे मान्यता नहीं देगा। किसी को भी बताएगा नहीं कि ये परम धर्म है हमारे उसमें लिखा हुआ, नहीं, आपका धर्म आप ही मान लो जी, हमारे लिए सभी धर्म समान है। संविधान धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मनाने की आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म को मनाइए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। हमें लेकिन वो मत कहिए कि हम आपके धर्म को राष्ट्र घोषित कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सभी के धर्म समान है। ठीक है, और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होता है। अब आते हैं लोकतांत्रिक पे। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इसमें सर्वोपरि शक्ति जनता के हाथों में होती है, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है, ठीक है, इसके द्वारा शासन चलाया जाता है। जो सारी शक्ति होती है जनता के हाथ में निहित होती है। जनता के हाथ में क्यों निहित होती है? अगर मान लो कोई पार्टी बेफालतू ऐसे पागलों की तरह कानून बनाई जा रही है, तो वो क्या है, जनता अगर उसके खिलाफ हो गई ना तो उसके बाद उस से चुनाव इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए जो शक्ति है वो जनता के हाथ में है, लेकिन आज की जनता सोती रहती है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनी शक्ति इस्तेमाल प्रत्येक रूप में करते हैं, यानी लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। जो डिसीजन लेंगे वो खुद लेंगे। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे कि छोटे देशों के में काम आता है, बड़े देशों में नहीं। भारत जैसे बड़े देशों में तो बिल्कुल काम नहीं आएगा ये आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब स्विट्जरलैंड है एक छोटा सा देश जहाँ पे ये प्रत्यक्ष सभी लोगों की सहमति जानकर और निर्णय ले लिया जाता है। अब आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते, सरकार चलाते, कानून का निर्माण करते। कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष में जनता प्रतिनिधि चुनेगी, उसके बाद वो क्या करेंगे, उठेंगे और वो कानून बनाएंगे, जनता के लिए नीतियां बनाएंगे और शासन चलाएंगे। अगला है न्याय। न्याय प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ये वाला आगे, ये सारे चीज़ें आगे आपको यूनिट 2 और 3 में पढ़ना है, इसलिए छोटा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और ऊपर वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, संवैधानिक परिचय का। इसलिए सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि मानव के बीच जाति के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाए, और प्रत्येक नागरिक है, ये प्रत्येक नागरिक को उन्नति की समुचित अवसर सुलभ हो, मतलब पूरी सुविधा उसे प्राप्त हो।
कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, उसके आधार भेदभाव ना हो, ऊंच नीच जाति पाति ना रखी जाए, सभी समान हो, ठीक है, सभी को पूर्ण रूप से न्याय मिल सके, ठीक है, सामाजिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय है कि उत्पादन और जो वितरण के साधन को नियोजित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए। आर्थिक न्याय का मतलब है जो उत्पादन है, जो करेंसी है, जो पैसे हैं, जो बल है, इसका जो धन संपदा, वो केवल कुछ हाथों में ना हो, वो मतलब कुछ हाथों में ना, कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकृत ना रह जाए, बाकी सभी को लोग थोड़ा थोड़ा सभी के हाथों में हो, ठीक है। राजनीतिक न्याय में अभिप्राय कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में हो, प्रवेश के की बात हो, अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। यानी सभी को राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, अपने मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार हो, दफ्तर जाने का अधिकार हो, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का अधिकार हो, सभी ये अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्तियों के विकास के लिए अवसर प्रदान हो, यानी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से बिना किसी की दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए अपनी स्वतंत्रता खुल के जियो, ठीक। समानता, सभी को समान अवसर बिना भेदभाव के मिलने चाहिए, ठीक। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। संविधान जब एकल संविधान है, नागरिकों के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की प्रोत्साहित करता है, ठीक है। निष्कर्ष आप खुद ही लिख सकते हो, वैसे इसमें छोटा छोटा ही लिखना होता है आंसर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए छोटा ही आंसर है। अगला क्वेश्चन बनता है सिंपल सा, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए, ठीक है। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है वो बताइए। सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है। ये बहुत विस्तृत यानी विस्तृत है, बड़ा है दस्तावेज के रूप में। इसकी मूल रूप में इसे प्रस्तावना 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के संविधान की विस्तृत बनाने के लिए निम्न कारण है, ठीक है, 4 कारण है क्यों इतना बड़ा है। पहला तो भौगोलिक कारण है, भारत का विस्तार और विविधता। क्यों भौगोलिक कारण ये है कि भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, उसको चलाने के लिए, उसके शासन को चलाने के लिए बड़ा संविधान की ज़रूरत होगी, ठीक है। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के लिए में भारत जो शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। ये अधिनियम बहुत विस्तृत है, यानी 1935 हमने पिछले पेपर में पढ़ा था आइडिया इंस्टीट्यूट वाले में शायद, हाँ आइडिया इंस्टीट्यूट में है शायद, वो में हमने 1900 इससे पिछले वाला जो पेपर हुआ तो उसमें पढ़ा था ना, 1935 वाला अधिनियम बहुत बड़ा था, ठीक है, वो है, इसके कारण ये बहुत बड़ा लिखा बनाया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान है, लेकिन वर्तमान में क्या है, अब जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान लागू होगा, ठीक है, होता है, क्योंकि मोदी जी ने तो हटा दिया उसे, ठीक है ना, 370 को, तो अब वहाँ भी लागू होता है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी जो इतने पढ़े लिखे लोग संविधान लिखे हैं, इतने सोच समझ के लिखा है, जो प्रभुत्व अपना रखा है, इसकी वजह से लिखे ज़्यादा बड़ा हो गया है। संविधान में ना सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांतों का बात की गई है, इसमें प्रशासनिक प्रावधान की विद्यमानता है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विद्रोह अथवा समर्पित राजनीतिक परिपीठता को छोड़ दिया जाता है, सभी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया। मैंने हर चीज़, हर रूल और रेगुलेशन को संविधान में लिखा गया है, एक तरीके से समझा जाए। विभिन्न स्रोतों से विभिन्न स्रोतों का मतलब होता है कि हमने जो संविधान लिखा है वो बहुत से देशों से, ठीक है, पहले बहुत से देशों का यानी 60 देशों से हमने पढ़ा है, उनके संविधान को अवलोकन किया, समझा है, बूझा है, उसके बाद उनके जो मतलब जो हमें लगा कि हमारे देश में काम के हैं उनसे हमने संविधान से ले लिया है, ठीक। संविधान स्रोत से विहित यानी दूसरों के संविधान से लिया गया प्रावधान, जो स्रोत लिए हमने। भारत में संविधान में अनेक अधिकांश प्रावधान को विभिन्न अन्य देशों से संविधान के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, जिसमें से लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। ये उधार लिया गया है, एक तरीके से कह सकते हो आप। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने गर्व से कहा कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है। मतलब सभी को, दुनिया के सारे 60-70 देशों का जो भी संविधान पढ़ा गया है, ठीक है, लोगों के द्वारा, उसके निचोड़ को ही भारतीय संविधान को लिखा गया। तब संविधान की संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, ठीक है ना। संविधान का दार्शनिक हिस्सा यानी जो मौलिक और राजनीतिक सिद्धांत है वो क्रमांश अमेरिका और
आयरिश संविधान से लिया, यानी आयरलैंड से संविधान से प्राप्त प्रेरित है ये। संविधान का राजनीतिक जो हिस्सा है वो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है ये, ठीक। कठोर और लचीले का मिश्रण है। कैसे? भारतीय संविधान कठोर है क्योंकि इसमें जिसकी मूल संरचना में जैसे भारतीय संविधान ये चेंजेस नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत से संसद, भारतीय जो संसद है वो क्या है, वो बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है। मूल संरचना को छोड़ दिया जाए, मूल प्रस्तावना को, संविधान को छोड़ दिया जाए तो बहुत से नियम कानूनों में चेंजेस ला सकती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी संविधान को उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। यह एक कठोर संविधान है कि इसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण अमेरिका का जो संविधान है। एक लचीला संविधान हुआ है जिसमें सामान्य कानून के तहत संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संविधान आप लिख सकते हो। भारतीय संविधान संशोधन की प्रवृत्ति के आधार पर सरल से लेकर सबसे कठिन प्रक्रिया 3 प्रकार के संशोधन प्रदान करती है, ठीक है। संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। भारत का संविधान जो है सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापित करता है। इसमें एक संघ है, सभी सामान्य विशेषता शामिल है, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, यानी द्विसदनीय में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। हालांकि संविधान की बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय विशेषता भी शामिल है, जैसे एक मजबूत केंद्र, एक संविधान, एक केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका। इसके अलावा संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं हमारे पास मिलती है। अब अनुच्छेद 1 में भारत में राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इसका तात्पर्य 2 चीज़ों से है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है, यानी जो भारतीय संघ है वो राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं, यानी जो राज्यों से समझौता किया गया था उसके परिणाम से नहीं बना ये। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब आप एक बार ज्वाइंट हो गए तो आप अलग नहीं हो सकते। इसीलिए केसी वीहर एक प्रसिद्ध है जो भारतीय उसमें लिखते हैं, भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार से रूप से संघीय लेकिन भावनात्मक में एकात्मक अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया इन्हें, ठीक। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता है, ठीक है, और न्यायिक सर्वोच्चता ये अगली विशेषता है। भारत की जो संसद संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है, जबकि न्यायिक संप्रभुता सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका, जो सुप्रीम कोर्ट लिया है हमने अमेरिका से, और जो संसद लिया है वो हमने ब्रिटिश से लिया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्याय समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्णीय है, ठीक है, थोड़ा कम है, लचीला है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका संविधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान सभा संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिका सिद्धांत के बीच एक उचित संयोजन को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम में संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को छोड़कर। अगर लगता है कि न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने जो कानून बनाए वो संविधान के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, तो उसको रद्द कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब इसमें क्या है, सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, एक ये थोड़ा शॉर्ट नोट्स में आ जाता है ना, संसदीय संप्रभुता न्याय सर्वोच्चता, ठीक है।
संसद इसमें क्या हुआ, जो सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ जो और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था कि जो संसद है वो संशोधन करने की ना असीमित शक्ति प्राप्त है, ये मान लिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन अब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है जो संसद कानून बना रही है संविधान के अगर खिलाफ होता है तो सीधा असंवैधानिक घोषित कर देती है, ठीक है। परंतु क्या हुआ, 1967 में उच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती विचारों को पलट दिया, ठीक है ना, और संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की कि 1973 में जो केशवनाथ भारती मामला केस आया, यानी पुणे ये मामला सामने आया, इसमें बहुत बड़ी न्यायपीठ ने सुनवाई की थी। और केशवनाथ भारती मामले में सुनवाई हुई कि न्यायालय ने बहुमत से निर्णय देते हुए संसद पे अनेक प्रतिबंध लगा दिए। कहा कि संसद संविधान संशोधन करने की आधारभूत संरचना नहीं बदल सकती और ना ही संक्षिप्त कर सकती और ना ही समाप्त कर सकती और ना ही नष्ट कर सकती, यानी जो संसद के बाद असीमित शक्ति थी ना संविधान को चेंज करने की, वो बिल्कुल तरह से स्टॉप लगा दी उस पर। बोला कि संसद संविधान के मौलिक जो है, मौलिक प्रस्तावना है, जो मौलिक संविधान है संशोधन नहीं कर सकती, जो मूल संरचना स्ट्रक्चर है जो उसका, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, ना उसे छोटा करेगी ना बड़ा करेगी ना कटेगी ना कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ तक कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 द्वारा संसद की संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया, कम कर दिया कि अब तुम्हें संविधान के मूल संरचना में से छेड़खानी नहीं कर सकते कुछ भी। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, बिल्कुल स्वतंत्र रूप है, इस पे किसी चीज़ का विधायिका और कार्यपालिका तो बिल्कुल ही इस पे कोई दबाव नहीं डाल पाती, और न्यायपालिका एकीकृत है और स्वतंत्र है पूरी तरह से निर्णय देने के लिए, ठीक है। इस विशेषता में, भारतीय संविधान की विशेषता में, भारत में एकल एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है जैसे, ठीक है। भारतीय संविधान न्यायपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होने के साथ साथ भारतीय न्यायपालिका को समक्ष करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, ठीक है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगी न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के एक क्रम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च स्तर पर उच्च न्यायालय है, पहले सबसे अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये 3 न्यायालय हैं, ठीक है। यानी इसमें बता रखा है एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालय एक पदानुक्रम होता है जो कि जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतों के रूप में काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक संघीय अदालत होती है, ठीक है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार का गारंटर है और संविधान का संरक्षण है, इसलिए संविधान में न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, प्रावधान किए गए हैं कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है। अब मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान भाग 3 में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार को देता है। 7 मौलिक अधिकार थे, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1974 या 78 में शायद हटा दिया गया था उसे, ठीक है। उसे कानूनी का अधिकार बना दिया, तब से हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। संविधान में एक मूल संविधान है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों का एकदार है और ऐसे अधिकारों का उपभोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। किसी भी बहुसंख्यक को इन अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है, मतलब खत्म करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। वह कार्यपालिका के निरंकुश और विधायिका के मामले मनमाने कानूनों को सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार प्राकृतिक न्याय संगत है अर्थात जो कोई भी छीन नहीं सकता। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षा देती है, ठीक है। ये एक सरकार जो होती है अपने वर्चस्व को मतलब लोगों पे थोप ना सके, इसलिए लोगों को अधिकार मिला है कि अपने अधिकार को जीवन के लिए अपने अलग अलग अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में जब एक व्यक्ति एक मत के आधार पर अपना पर कार्य करती है, ठीक है। यानी आप भारत के प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होते, चाहे वो किसी जाति के हो, नस्ल के हो, धर्म के हो, ठीक है, विकलांग हो, टूटा फूटा हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी के भी बावजूद चुनाव को वोट देने का अधिकार है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है।
वोट देने का भी अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, ठीक है ना। भारतीय संविधान सार्वभौमिक व मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करना चाहती है। अब त्रिस्तरीय सरकार में देखो, केंद्र सरकार, राज्य स्तर और पंचायती राज, यानी ग्रामीण पंचायती राज, ठीक है ना, पंचायती राज, ये तीनों आते हैं इसमें, ठीक है, त्रिस्तरीय में। मूल रूप में भारतीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई है। इसमें केंद्र और राज्य संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान थे। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने सरकार के एक तीसरे स्तर यानी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट जिसे आप कहते हो, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार इंडिया में चलती है। और ये लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, जो पंचायतें होती हैं, ये गांव में अक्सर देखी जाती हैं, ठीक है, जो दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता है। ये तीनों स्तर, ये तीनों भारत में पाए जाते हैं, त्रिस्तरीय सरकारें। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संविधान में एक नया भाग, ठीक है, 9th और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर पंचायती यानी ग्रामीणीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। और इस प्रकार 1992 के 74वें अधिनियम में एक नया प्रावधान, ठीक है, 9th ए द्वारा एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिका यानी जो शहरी स्थानीय सरकार, नगर निगम, शहरी स्थानीय सरकारें जो होती हैं, संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई ने, ठीक है ना। अब आता है सरकार का संसदीय स्वरूप क्या रहा है। पार्लियामेंट का जो रूप रहा है, स्वरूप रहा है सरकार का, उसका है, भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसद प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों को पृथक करने के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संक्षिप्त प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार में वेस्टमिंस्टर मॉडल से भी रूप में जाना जाता है। इसे संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली के प्रधानमंत्री की भूमिका है और इसमें के लिए प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार कहा जाता है, ठीक है, निष्कर्ष आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है संघीय गणराज्य। संघीय गणराज्य क्या है, ठीक है। संघीय गणराज्य में पहले संघीय का अर्थ समझ लो। संघीय यानी संघात्मक या संघीय, संघवाद आप कह सकते हो, ठीक है, इसे संघवाद या संघीय कह सकते हो। ऐसे राज्य या राष्ट्र जहां शासन व्यवस्था दो स्तरों पे चलाई जाती हो, मतलब एक राज्य स्तर पर और दूसरा केंद्र स्तर पे, और ये प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है, उसे संघीय कहते हैं, ठीक है। संघीय का अर्थ ऐसे राज्य या राष्ट्र जिसकी शासन व्यवस्था, या ऐसा देश, आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा देश जिसकी शासन व्यवस्था दो स्तरों पे चलाई जाती हो, सेंट्रल पे और स्टेट पे, ठीक है, और वो पूरी तरह से फ्रीडम से अपनी स्वतंत्रता कायम रखते हैं। यानी ऐसे राज्य या राष्ट्र या ऐसे देश या शासन व्यवस्था जिसमें दो स्तरों पे चलाई, सेंट्रल पे भी गवर्नमेंट चला रही है और स्टेट भी गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, दोनों पे ही गवर्नमेंट अपना अपना काम कर रही है, वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। ऐसे राष्ट्र या राज्य जहाँ शासन व्यवस्था दो स्तरों पर अथवा राज्य और केंद्र स्तर पर चलाई जाती है, प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है, ठीक है, स्वतंत्र होती है। ये अगला क्वेश्चन, यानी संघीय राज्य पे इसमें लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। वे अपनी क्षेत्र भी में राष्ट्र और राज्य में, उदाहरण के लिए गुजरात और झारखंड के साथ भारतीय भी होते हैं। यानी इसमें लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है। दोहरी पहचान का मतलब अगर कोई बंदा उड़ीसा का है, बिहार का है, झारखंड है, किसी भी स्टेट के साथ साथ वो भारत का भी है, भारतीय भी है, ठीक है, इससे दोहरी निष्ठा और पहचान प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक स्तर की राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ उत्तरदायी होते हैं और अलग सरकार होती है इन लोगों की, ठीक है। ये संविधान सर्वोच्च होता है, इनके लिए संविधान सर्वोच्च होता है। दोनों सरकार की शक्तियों का स्रोत भी ये संविधान ही लिखित होता है। राष्ट्रीय महत्व और विश्व जैसे प्रतिष्ठा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय
ठीक है। उत्तरदायित्व और संघीय दायित्व और संघीय यानी कि केंद्र सरकार का होता है। ठीक। यहाँ संविधान सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी यहाँ संविधान लिखित होता है। राष्ट्रीय महत्व की विश्व जैसे प्रतिष्ठा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय यानी केंद्र सरकार का होता है। क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं वो प्रांतीय सरकार यानी स्टेट सरकार का होता है। ठीक है ना। केंद्र सेंट्रल के पास मजबूत सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं कानून बनाने के लिए, और राज्य के पास उससे कम होते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवादों को निपटाती है। यानी जो न्यायपालिका है वो केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद चल रहे हैं सब्जेक्टों को लेकर, और जो कोई भी विवाद हो उसको निपटाती है। ठीक है। शक्तियों का राज्य और केंद्र में विभाजित किया गया है। केंद्र और राज्य में समस्त समाजशास्त्र बना रहता है जिसके लिए 7वीं अनुसूची का प्रावधान है। इसके अंतर्गत शक्तियों का केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। ये 3 सूचियां हैं। एक चौथी सूची भी है जो अवशिष्ट सूची कहलाती है। ठीक है। लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है। इसमें सिर्फ 3 ही सूची देखी गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। ठीक। संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की स्वतंत्रता, लिखित संविधान, शक्तियों के विभाजन, कुछ ऐसे संगीत विशेष भी हैं जिसमें भारतीय संविधान द्वारा बनाया गया है। एकल नागरिकता का एकल नागरिकता, एकल है, एकल अकाल लिख गया, एकल न्यायपालिका, भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईएएस आईपीएस सभी के लिए परीक्षा का आयोजन केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। और इन कर्मचारियों की तैनाती स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगी। ठीक है। राज्य सरकार के अंतर्गत होगी। राज्यों में असामान्य स्थिति होने पर क्या करें, केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू यानी आपातकाल लागू हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है जिसे कहते हो। भारत में संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यानी यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनानी दोनों का ही एक संघ का प्रयोग होता है। अनुच्छेद 1 में भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होता है। ठीक है। राज्य और अनेक राज्य में होने पर पहली अनुसूची निश्चित होती है। संघ शासन शब्द लैटिन शब्द से होल्टर से लिया गया है जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। ठीक है। संघीय जो मॉडल है वाले देश में कौन कौन से संघीय मॉडल आते हैं, उसमें जो देश होते हैं जिसमें भारत, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। भारत की संघीय व्यवस्था मॉडल कनाडा पर आधारित है। ठीक है। इत्यादि ये सारे देश आते हैं। संघीय गणराज्य सरकार के गणतांत्रिक स्वरूप वाले राज्यों का एक संघ होता है। इसके मूल में गणतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है जब सरकार के एक रूप को समर्पित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात है ऐसा देश जो किसी राजा के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों और एक निर्वाचित नेता यानी कि राष्ट्रपति द्वारा शासित किया जा रहा हो। ठीक है। संघीय गणराज्य कहलाता है। ठीक। संघीय गणराज्य होता है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा या नेता द्वारा किया गया रहा हो, संघीय गणराज्य कहलाता है। एक संघीय गणराज्य में संघीय सरकार और व्यक्ति की उप विभागों की सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन मौजूद होता है यानी जो पावर होती है वो डिवाइड होती है, बटा होता है, जबकि प्रत्येक संघीय गणराज्य शक्तियों के इस विभाजन को अलग अलग तरीके से संबंधित करता है। यानी जबकि प्रत्येक जो संघीय गणराज्य होंगे वो शक्तियों के विभाजन को अलग अलग तरीके से संबोधित करता है। सुरक्षा और रक्षा और मौद्रिक नीति से संबंधित जो सामान्य मामले हैं आमतौर पर संघीय स्तर पर संभाले जाते हैं यानी सेंट्रल स्टेट पे ज़्यादा पावर वाले, जैसे सुरक्षा, रक्षा, मुद्रा, जो मौद्रिक जो पैसा और लेन देन वो जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। जबकि जो बुनियादी ढांचे में रख रखाव, शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी जैसे मामले आमतौर पर क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर संभाले जाते हैं यानी जो सेंट्रल होता है वो संभालता है। हालांकि इस बात पर विचार अलग अलग है कि किन मुद्दों पर संघीय क्षमता होनी चाहिए और उप विभागों के पास आमतौर पर कुछ मामलों में संप्रभुता होती है जहां संघीय सरकार के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होते हैं। ठीक है।
इस प्रकार एक संघीय गणराज्य को एकात्मक गणराज्य के विपरीत सबसे अच्छा तरह से परिभाषित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार के पास राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं पर संपूर्ण संप्रभुता होती है। ये अधिक विकेंद्रीकृत संरचना अधिक आबादी वाले देशों के संघीय गणराज्य के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति को समझने में मदद करती है। अधिकांश संघीय गणराज्य एक लिखित संवैधानिक दस्तावेज में सरकार के आदेशों के बीच अधिकारों के विभाजन को संहिताबद्ध करते हैं। एक संघीय गणराज्य और अन्य संघीय राज्यों, विशेष रूप से सरकार की संसदीय प्रणाली के तहत संघीय राजतंत्र के बीच राजनीतिक मतभेद बड़े पैमाने पर राजनीतिक सार के बजाय कानूनी रूप से मामला, क्योंकि अधिकांश संघीय राज्य संरचना में लोकतांत्रिक हैं, यदि जांच और संतुलन के साथ अभ्यास नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ जो संघीय जो राजतंत्र है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमीरात, लोकतंत्र के अलावा अन्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं ये लोग, ठीक है। अन्यथा है, ठीक है, अन्यथा संघीय राज्य मुख्य रूप से एकात्मक राज्यों के विपरीत होते हैं, जहां केंद्र सरकार संघीय गणराज्यों में उपविभागों को सौंपी गई शक्तियों को बरकरार रखती है। हालांकि अपवाद है कि समग्र प्रवृत्ति है कि संघीय गणराज्य एकात्मक राज्यों की तुलना में बड़े अधिकांश आबादी वाले और अधिक आंतरिक रूप से विषय होते हैं। ऐसे बड़े आकार और आंतरिक विविधता एकात्मक प्रणाली की तुलना में संघीय प्रणाली अधिक प्रबंधकीय होती है पूरी तरह से, ठीक है। अब अगला है कानून का शासन और विधि का शासन क्या है। ये अगला क्वेश्चन है, कानून का शासन, विधि का शासन, ठीक। कानून का शासन का मतलब होता है सभी के लिए कानून समान है, कोई भी भेदभाव नहीं, ठीक है। अंग्रेजी संविधान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक कानून के शासन की अवधारणा है, ठीक है ना। अंग्रेजों के हिसाब से ही चली आ रही है। यह अवधारणा दुनिया की सभी कानूनी प्रणालियों में अच्छी तरह से प्रभावित है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान शामिल होते हैं, ठीक है। कानून के देखो एक दो तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला है कानून का शासन या विधि का शासन, बात एक ही है। विधि की जगह कानून लिख देगा, कानून की जगह विधि लिख देगा, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर यही कहता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है आपका विधि का शासन या कानून का शासन, बात एक ही है, ठीक। कानून के शासन का अर्थ है कि किसी देश में कानून की जो सर्वोच्चता है, कानून के ऊपर कोई, मतलब जो कानून है उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार की समस्त शक्तियां कानून द्वारा सीमित होती हैं, जनता पर कानून का शासन होता है। विधि शासन या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है तथा उसके ऊपर सभी लोगों पर शासन रूप लागू होता है, उसका शासन लागू होता है। विधि के शासन का अभिप्राय देश के कानून के समान का होना है कि विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, अन्यथा किसी बात के लिए नहीं, ठीक है। अगर वो कानून का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो उसके कानून दंड देगा, ठीक है, सजा देगा एक तरीके से। विधि के शासन की तीसरी शर्त यह है कि संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानून के विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम स्वरूप होगा। यानी जो विधि का शासन है यानी कानून का शासन है, जो अगर किसी चीज़ पे न्यायालय अपना विचार दे रहा है, निर्णय दे रहा है, ठीक है, तो वो अंतिम होगा और सर्वोत्तम होता है, ठीक है। विधि के शासन का क्या तात्पर्य है, ये तीन तात्पर्य बताए हैं। विधि के शासन का अभिप्राय देश के कानून के समान होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए। विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है। विधि के शासन की तीसरी शर्त है कि संविधान की व्याख्या आत्मा अन्य किसी भी कानून के विषय में न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा। विधि का शासन देश के सभी लोगों तथा वर्गों पर लागू होता है। ये कहें तो संपूर्ण भारत पर लागू होगा, बिल्कुल पूरे भारत पे लागू होता है, ठीक है। डायसी ने, एक विचारक हैं डायसी, वीडी डायसी या एवीडी डायसी हैं, लेकिन डायसी हैं, एक विचारक हैं, अपने काम में कहा कि कानून का नियम अंग्रेजों की कानून प्रणाली के लिए मौलिक है और सिद्धांत को निम्नलिखित तीन अर्थ देता है, ठीक है। कानून की सर्वोच्चता, डायसी कहते हैं कि कानून के शासन का अर्थ है मनमानी शक्ति या व्यापक विवेकाधीन शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित कानून की पूर्ण सर्वोच्चता का प्रबलता। यानी कहने का मतलब है जो मनमानी शक्तियां हैं
जो व्यापक विवेकाधीन शक्तियां हैं उसके विपरीत लाओ, कानून बनाओ कि सभी के लिए पूर्ण सर्वोच्चता हो या प्रबंध किया जाए कानून का। इसका अर्थ है कि सरकार की ओर से मनमानी की अस्तित्व की बहिष्कार किया जाए। इसका संक्षेप में मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा और देश की सामान्य अदालतों के समक्ष सामान्य कानूनी तरीके से संक्षिप्त कानून के उल्लंघन के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, दंडित नहीं किया जा सकता या कानून रूप से शरीर या समान रूप से पीड़ित नहीं किया जा सकता है। अगर वो संविधान या किसी कानून का उल्लंघन करता है तभी उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून के समान के समक्ष समानता, सभी को कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए कि सामान्य कानून अदालतों द्वारा प्रशासित भूमि भूमि के सामान्य कानून के लिए सभी वर्गों को समान अधीनता होनी चाहिए, मतलब सभी को समान, सभी वर्ग चाहे वो किसी भी जाति कास्ट, ठीक है, लिंग भेदभाव नहीं करो और सभी के लिए समान रखो। सिविल सेवकों कानून की समानता, अदालतों के अधिकार क्षेत्र से छूट देना और उन्हें विशेष न्यायाधीश प्रदान करना समानता का निषेध है, मतलब ये बहुत बुरा है। सभी के लिए समान रखो, आप चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो। उन्होंने कहा कि अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर कोई भी अतिक्रमण और उन तक विषय का निर्बंध पहुंच पर कोई भी प्रतिबंध उनके अधिकारियों को खतरे में डालने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से होने चाहिए, काम करने चाहिए, सभी को सामान्य न्याय मिलना चाहिए जो उसको मिलना है। न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान। डायसी ने देखा कि कई देशों में व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, गिरफ्तारी से मुक्ति, सार्वजनिक बैंक आयोजित करने की स्वतंत्रता आदि अधिकारों की गारंटी लिखित संविधान द्वारा दी जाती है। इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब भारत में आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, व्यक्ति घूमने की, गिरफ्तार से मुक्ति के लिए, सार्वजनिक बैठक के लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसा इंग्लैंड में नहीं होता है। इंग्लैंड में अधिकार उन ठोस मामलों में न्यायिक निर्णयों में परिणाम है जो वास्तव में पार्टियों के बीच उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। अब आता है कानून के शासन के अपवाद क्या रहे हैं, जो सीमाएं एक तरीके से हैं कानून के। कानून की समानता का मतलब ये नहीं कि निजी नागरिकों की शक्तियां सार्वजनिक अधिकारियों की शक्तियों के समान हो, यानी जो निजी नागरिक हैं, जो सार्वजनिक अधिकारी हैं, जो सभी के लिए, जो सर्वोच्च न्यायालय जज हो, जो गवर्नमेंट है, उनके समान शक्तियां नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर होना है। उदाहरण के लिए एक पुलिस अधिकारी के पास गिरफ्तार करने की शक्ति है जो निजी नागरिकों के पास नहीं होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हैं, कानून का शासन कुछ वर्गों के व्यक्तियों को विशेष नियमों के अधीन होने से नहीं रोक सकते। उदाहरण के लिए सशस्त्र बल सैन्य कानून द्वारा शासित होते हैं। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट का जो भी है उनका खुद का न्यायालय होता है, न्यायाधीश। आपने देखा होगा मूवियों में कोर्ट मार्शल होता है, खुद के न्यायाधीश में उनके कानून चलते हैं, ठीक है। इसीलिए वही बात यहाँ कही गई है, मंत्रियों और अन्य कार्यकारी नियमों को कानून द्वारा व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ दी जाती हैं। समाज के कुछ जो सदस्य हैं, वकील, डॉक्टर, नर्स जैसे, अपने व्यवसायों में विशेष नियमों द्वारा शासित होते हैं, ठीक है। ये निष्कर्ष है, आप खुद ही लिख लेना। भारत संस्थाओं ने पूरी किया कि बाकी दुनिया संभव मानती थी एक ऐसा देश स्थापना करना जो कानून का पालन करे और कानून का शासन लागू करे, लोगों के अधिकार को सुरक्षा करे, कानून के समक्ष समान व्यवहार और अत्यधिक मनमानी के खिलाफ सुरक्षा, मतलब अधिक गुंडागर्दी के खिलाफ सुरक्षा। सभी मामलों में भारत के संविधान ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान किए कि कानून के शासन का जो पालन किया गया है, जय अपने निर्णयों के माध्यम से न्यायालयों ने इस तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सभी नागरिकों को सुरक्षा, अन्य वितरण की सुरक्षित करने का प्रयास किया है। पुराने कानून और भीड़भाड़ वाले अदालतों जैसे समस्याएं छोटी बांधे हैं, पर भारत की विधि आयोजन जैसी जो संस्थाएं हैं ऐसे प्रणाली प्राप्त करने के उद्देश्य से इन समस्याओं से दूर करने की दिशा में काम करती हैं, जहां कानून के शासन के सुचारू संचालन में बाधा नहीं होती है, ऐसी बात करती है। अब शक्तियों का विभाजन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे हुआ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में कैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ है, उसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, ये ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, भारत में शक्तियों का विभाजन की जगह कार्यों का विभाजन अमल किया गया है, ठीक है ना। वर्क
कार्यों का विभाजन, शक्तियों का नहीं कह सकते हो आप, कार्यों का विभाजन कह सकते हो, ठीक है। शक्तियों का विभाजन किया गया। भारत में अमेरिका की तरफ शक्तियों के विभाजन का दृढ़ से पालन नहीं किया गया है, ठीक है। ठीक है, न्यायपालिका को विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी अवैध कानून को उलटने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। नियंत्रण और संतुलन की यह प्रणाली सराहनीय है, क्योंकि न्यायपालिका का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। व्यवहारिक क्रम से आज अधिकांश संवैधानिक प्रणालियों विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का जटिल परंपरागत विभाजन योग्य नहीं है, ठीक है। शक्तियों के विभाजन के अर्थ किसी भी एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाना होता है। यानी मान लो सारी पावर एक ही बंदों को दे दोगे तो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेगा, ठीक है, लोगों को शोषण करेगा, इसीलिए उस पर रोक लगाने के लिए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। यह प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, राज्य की दमनकारी नीतियों से समाज की रक्षा करता है और राज्य की उचित अंगों को कार्यभार सौंपकर उसके संबंधित जो कार्य हैं उसे सफल प्रदान करने को सुरक्षित करता है, ठीक है। अरस्तु, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब हम पढ़ते हैं उनमें आते हैं अरस्तु, पश्चिमी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं अरस्तु, ठीक है। उन्होंने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व अपने लेख में, यानी इनकी लेख है रिपब्लिक में, ठीक है, उसमें इस विचार की व्याख्या प्रस्तुत की कि उनके अनुसार जो सरकार है वो 3 शाखाओं में विभक्त है, सामान्य सभा, निर्वाचित अधिकारी और न्यायपालिका, ठीक है। उनमें विभक्त किया है सरकारों को। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 शाखाएं हैं, ये मिलकर सरकारी व्यवस्था और का निर्माण करते हैं। ये तीनों शाखाएं अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। लेकिन न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, उस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं है। लेकिन विधायिका और जो कार्यपालिका उस पर न्यायपालिका का दबाव रहता है। राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब क्यों जरूरी है शक्तियों का विभाजन? क्योंकि एक बुरे प्रशासन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद यानी शक्ति के दुरुपयोग संभावना उस स्थिति में हमेशा बनी रहती है जब शक्तियों का केंद्रीकृत एक स्थान पर होता है। यानी एक हाथ में अगर सारी पावर दे दोगे, आपने वो देखा है घायल अगेन, जिसमें सनी देओल वाला वो सीन बैठता है, वो सारी पावर किसके पास होती है? वो करोड़पति वह के पास, पुलिस वो होता है, बिल्कुल। अगर वही चीज़ें अगर एक शक्ति किसी एक बंदे पे दे दिया जाए तो क्या होता है, वो सारे देशों को यही करेगा, अपनी मनमर्जी से कानून बनाएगा, अपने शासन चलाएगा, ठीक है, अपने मनमर्जी से फायदा उठाएगा। उसके बाद नेताओं को कुछ नहीं समझेगा वो, ठीक है। भाई भतीजावाद होगा उसमें, मेरा भाई है यार छोड़ दो इसे, ऐसा नहीं करो, ठीक है ना, प्रशासन भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए शक्ति को एक हाथ में ना देके कई पार्टों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। लोकतंत्रवाद में की यही बात होती है कि लोकतंत्र में सभी पार्टी डिवाइड रहेंगे तभी शासन सही से चलाया जा सकता है। यह अधिनियम बाद से सुरक्षित प्रदान करता है, व्यक्ति स्वतंत्रता को संरक्षण देता है और प्रभावी जो सरकार है विकास में सहायता करता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है कि इस बात को सुनिश्चित किया गया कि कोई भी मनमाना या अवैध कानून विधायिका द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। अगर पारित किया जाएगा तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दो। भारतीय संविधान के संदर्भ में शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, कैसे हुआ भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान की मौलिक संरचना में शक्तियों का पृथक्करण की अवधारणा शक्ति के शामिल है। हालांकि इस दस्तावेज में लिखित रूप से इसका साफ वर्णन नहीं है, ये संकेत मंत्र है, ठीक है, मात्र है। इस संकल्पना को विधायिका द्वारा पारित किसी कानून द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो संविधान के खिलाफ हो, या ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो शक्तियाँ सारी विधायिका के पास ही हो, ठीक है। संसद ऐसा कोई कानून नहीं वो कर सकती है कि एक ही बंदे पे आ जाए सारी शक्तियाँ। संविधान में तीनों अंगों की भूमिका विशेष प्रसंग दिया गया है।
मान लो अनुच्छेद 50 के अनुसार, इस प्रावधान के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, वो बाकायदा अलग अलग हैं। राष्ट्र एक पालक लिख गया, कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्य परिस्थितियों में विधायी जो शक्तियां हैं, यानी जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, अनुच्छेद 121 और 111 में विधायिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कृतियों पर विचार विमर्श करने का निषेध है। ठीक है, मतलब वो विचार विमर्श नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और गवर्नर जनरल को कानूनी कार्रवाई से मुक्त रखा गया। आप कानूनी कार्रवाई आपके पास नहीं हो, आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का सर्वप्रथम प्रथम नागरिक होता है, यानी सिटीजन होता है, इसलिए उस पर कोई भी कार्रवाई कानूनी और गवर्नर पे नहीं होता। ठीक है, न्यायपालिका को 8वां पॉइंट है, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका शाखाओं द्वारा किए गए निर्णय को न्यायिक जांच का अधिकार प्राप्त है। यानी जो विधायिका है, जो कार्यपालिका अगर कोई कार्य कर रही है, कोई शाखा बना रही है, कोई कानून बना रही है, तो न्यायपालिका उसको जांच कर सकती है कि वो संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा वो। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अनुसार अगर कोई कानून संवैधानिक है, एक पक्षीय है या मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो न्यायपालिका को उसे अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्रता के बावजूद कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करता है। ठीक है ना, विधायिका द्वारा कार्यपालिका की भूमिका का भी निरीक्षण किया जाता है। यानी जो विधायिका है वो कार्यपालिका को देखती है, उसके कार्य को, भूमिका को परीक्षण कर सकती है। ठीक है, संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करते हुए विधायिका निर्णय और आधार पर बदल सकती है। अपना नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक अंग सर्वोच्च नहीं है, मतलब सभी का काम अपने अपने फील्ड में अलग अलग है। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या है? ठीक, मूल स्ट्रक्चर क्या है भारतीय संविधान की, वो ये लास्ट क्वेश्चन है। इस यूनिट का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान का मूल संरचना क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाते हैं। ठीक है, इसकी मूल संरचना, जो मूल स्ट्रक्चर है, उस पे बात करेंगे। जो भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, संसद और राज्य जो विधानमंडल है अपने अधिकार क्षेत्र में भाई कानून बनाते हैं लोग। ठीक है, संसद कानून बनाती है। संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास ही होता है। ठीक है, जो संविधान में संशोधन हो वो सिर्फ संसद, बहुमत, विशेष बहुमत, सामान्य बहुमत, ठीक है ना, विशेष बहुमत प्लस सामान्य बहुमत, आगे जो करे 3 तरह के बहुमत अगर हो तो संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है ना, संसद ही संविधान में संशोधन करती है। ठीक है, राज्य विधान सभाओं के पास ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि संसद ये शक्ति पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी कानून को असंवैधानिक मानने पर उसे शून्य घोषित करने की शक्ति है। यानी संसद अगर कोई कानून बनाती है और संविधान के खिलाफ होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल संरचना, संविधान के अनुसार कोई भी संशोधन जो संविधान के मूल संरचना को बदलने का प्रयास करता है वो अमान्य है। मूल संरचना को संशोधन नहीं किया जा सकता है और ना ही बदला जाएगा। भारत के संविधान में कभी भी मूल संरचना शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मूल जो संरचना उसका उल्लेख नहीं है। यह विचार है कि संसद ऐसे कानून पेश नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना में संशोधन करने के समय और कानून मामलों के साथ धीरे धीरे विकसित हुए हैं। ठीक है, मूल स्ट्रक्चर संरचना में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ना उसको खत्म करोगे ना कम करोगे। ठीक है, इसका विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रवृत्ति से संक्षिप्त करना है और लोगों को अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, भारतीय संविधान की मूल जो संरचना है वो क्या है? लोगों के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। उसमें भारतीय संविधान का ये मूल संरचना सिद्धांत संवैधानिक दस्तावेज की भावना की रक्षा और संरक्षण में मदद करता है एक तरीके से। ठीक है, अब आता है 1991 में सक्रिय प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का पहला संशोधन होता है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इन्होंने फैसला दे दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन अधिकार है, पूरी तरह अधिकार है कि जी जाओ संशोधन कर लो आप। ठीक है, अनुच्छेद 13 में वर्णित जो कानून शब्द है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
जो संदर्भ में न्यायालय ने यह कहा कि जो संघीय संसद को संविधान में संशोधन की असीम शक्ति प्राप्त है, अनलिमिटेड शक्ति प्राप्त है, वो कुछ इस वर्षों बाद संशोधन फिर से संशोधन हुए, मतलब अनलिमिटेड शक्ति प्राप्त है, वो संशोधन कर सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर संशोधन होते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं। फिर एक मामला आता है 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में न्यायालय ने चौथा संशोधन इसमें किया था। न्यायालय ने अपने पूर्व फैसलों पर कायम रहे कि मतलब संसद के बाद पूर्ण शक्ति है, इस पे कायम रहा, संसद में संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक है, निर्णय पे कायम रहा। भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग में सहित मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि जो मौलिक अधिकार है उसको संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में जो वर्णित कानून शब्द में संसद को अनुच्छेद 368 में प्राप्त संशोधन की शक्ति से रोका नहीं जा सकता, ठीक है, उसे बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है, वो संशोधन कर सकती है। अब आगे आता है 1967 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब के केस, ठीक है, पंजाब राज्य केस में गोलकनाथ आता है पहले। उसने क्या किया इस केस में, पहला, चौथा और 17वां इन तीनों संविधान संशोधन को चुनौती ये दे डाली कि न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के पास संशोधन की शक्ति है तथा संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित है, इसके पास ऐसा विशेषाधिकार नहीं है जिसे इस अध्याय में वर्णित मौलिक अधिकारों को संसद संक्षिप्त, समाप्त या नष्ट कर सके। मतलब ऐसे पलटा अपने जवाब से न्यायालयों ने कि जैसे मानो क्या हो गया है, पहले दो उसमें केसों में क्या हुआ कि भाई संसद सब कुछ कर सकती है, चेंजेस करेगी, मौलिक अधिकार हटा सकती है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में ऐसा नहीं हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपनी बात वापस ली और बोला संसद है मौलिक अधिकारों में कोई छटौती नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। आगे कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संघीय संसद की संशोधन की जो शक्ति है वो सीमित है, यानी सीमित कर दो, अब शक्ति असीमित थी पहले, अब सीमित कर दो, ठीक। इंदिरा गांधी के सरकार में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसमें क्या हुआ, जो 24वें और 25वें संशोधन प्रस्तावित हुए, इसमें प्रस्ताव आया 24वां संविधान संशोधन और 25वां, ठीक है। 24वें संविधान में संसद में अनुच्छेद 13 और 368 के बीच विरोध लड़ाई चल रही है, विरोध चल रहा था दोनों अनुच्छेदों में, उसको सुलझाने का प्रयास किया कि जब संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अब फिर वही मामला आ गया कि संशोधन कर सकती है। संविधान के 25वें संशोधन अधिनियम में संसद ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार नीति निर्देश सिद्धांतों के अधीन है, ठीक है। 24वें और 25वें संशोधनों को ही केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में चुनौती दे डाली कि भाई मैं फिर चुनौती देता हूं आपको, ठीक है। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में, पहले पंजाब में देखा, अब केरल राज्य में देखो, ठीक है। अब 1973 में 24 अप्रैल 1973 को फैसला सामने आया। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय एक बड़ी न्यायपीठ ने निर्णय दिया कि 13 न्यायाधीश शामिल थे, जिसमें से 7-6 के बहुमत से आए हैं, ठीक है, 7-6 के बहुमत से न्यायालय ने फैसला दिया कि जो अनुच्छेद 368 है के आधार पर संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, ये प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों को सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संविधान की मौलिक संरचना को ना तो संक्षिप्त कर सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है। कोई भी संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वीक्षण की सीमा से बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। अब 1980 के, ठीक है, ये लास्ट है, 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद, संसदीय और सर्वोच्चता को भारतीय संविधान की मूल विशेषता मान लिया, ठीक है। ये पहली यूनिट आप लोगों की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एजुकेशन एकलव्य में आपका दोबारा सेकंड यूनिट में करेंगे स्वागत। वीडियो प्लीज पूरी वीडियो देखें आप, ताकि आप अपना एग्जाम बढ़िया से दे सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।